साथियों नमस्कार। वेलकम टू रोजगार सूत्रा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हूँ मैं आईबीपीएस एसओ 2026 के नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आईबीपीएस ने इस बार थोड़ा सा बदलाव कर दिया है पैटर्न में, पेपर पैटर्न में। तो उन सबको लेकर बहुत सशंकित हैं लोग, बहुत आशंका जताई जा रही है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ये बदलाव सभी के लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। चाहे कोई पहली बार परीक्षा दे रहा है, चाहे किसी ने 3-4 बार परीक्षा दे चुकी है, उसके लिए भी ये बदलाव उतने ही नए हैं जितने आपके लिए हैं। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है किस बात की? लगातार मेहनत करने की, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में मेहनत करने की। तो दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे आईबीपीएस एसओ 2026 के नोटिफिकेशन को। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, किस तरह के डिप्लोमे की आवश्यकता होगी, आपको एज में रिलैक्सेशन है तो किस प्रकार से दिया जाएगा, आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज और सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं, अगर पेड की तरफ जाना है तो कहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब की जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन अगर दिख रही है तो देखिए, सामने आपको नजर आ रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप क्लियर हैं तो मुझे बता देंगे एक बार। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर, ठीक है, ओके। अब नोटिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे से डिकोड करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें आपके फेवर में है और क्या क्या चीजें आपकी थोड़ा सा अलग है। एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इस बात का प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज हमसे छूटे ना। देखिए, एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए भैया, सीआरपी है। ये सीआरपी की फुल फॉर्म होती है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि आपका सीआरपी की जो फुल फॉर्म है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। किस बात की भर्ती है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती है। किसमें? पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में। कौन से साल की? 2027-28 के लिए। दो चीजें क्लियर यहाँ से। आईबीपीएस कंडक्ट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है जिसका नाम एसओ है, और ये पार्टिसिपेट करने वाले सभी बैंकों के लिए भर्ती होगी 2027-28 के लिए। इस प्रोसेस का नाम इन्होंने सीआरपी रखा है, तो जब भी आपका नाम आएगा तो सीआरपी XVI बोला जाएगा। 16th जो एडिशन है ये, जब आप कॉमनली इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है आईबीपीएस। क्लियर है इस बात को? चलिए आगे देखते हैं। क्या क्या भर्तियां इसके अनुसार, कौन कौन से पद हैं? आईटी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, राजभाषा के हैं, लॉ के हैं, एचआर के हैं और मार्केटिंग ऑफिसर के हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन फॉर्म 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होकर 21 जुलाई 2026 तक भरे जाएंगे। 1 जुलाई 1 जुलाई 26 से शुरू होकर 21 जुलाई 2026 तक ही आपकी ऑनलाइन फीस जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आपको जारी किया जाएगा। एक चीज अच्छी कर दी है आईबीपीएस ने इस बार। क्या किया है कि 2 दिन के लिए एडिटिंग विंडो भी खोल दी है। यदि आपसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इन 2 दिनों में अपना ठीक कर पाएंगे। डेट कब बताएंगे? डेट एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद बताई जाएगी कौन से 2 दिन ये विंडो खुलेगी। ठीक है जी। तो भैया, जब जुलाई तक फॉर्म भर जा रहे हैं तो अगस्त में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम प्लान्ड है। वैसे तो उन्होंने 29 की डेट दी हुई है, 29 अगस्त 2026 को। तो हो सकता है 99% इसी डेट को ये एग्जैक्ट कंडक्ट हो जाए। उसके बाद सितंबर में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर में मेंस के कॉल लेटर आ जाएंगे और नवंबर में आपका मेंस देखने को मिल जाएगा। यानी लगभग 2 महीने का समय मिलेगा आपको प्री और मेंस। लेकिन रिजल्ट जब आएगा ना, रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं देखा जाता, मुश्किल से 20 दिन का अंतर देता है बीपीएस। तो अगर आप रिजल्ट के भरोसे रहेंगे तो मेंस परीक्षा में पिछड़ जाएंगे। इस बार थोड़ा पैटर्न भी अलग से है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको। फिर कहते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नवंबर में मेंस का आ जाएगा, और उसके बाद दिसंबर में आपको कंडक्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, यानी आपको सरकारी नौकरी देखने का जो सपना है, वो आपका जनवरी 2027 के एंड तक, मुझे ऐसा लगता है, पूरा कर दिया जाएगा। एंड तक पूरा कर दिया जाएगा। तो जनवरी 2027 के एंड में 26 जनवरी के आसपास आपको अलॉटमेंट होगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के जो चांसेस हैं वो पूरे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सबको? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगस्त में प्रीलिमिनरी होगा, मेंस आपका नवंबर में होगा, दिसंबर में इंटरव्यू होंगे और जनवरी में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंडेक्स के माध्यम से बताई गई हैं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो जो चीजें आपकी जरूरत की होंगी वो आपको बता दिया जाए। क्लियर है? चलिए देखते हैं फिर कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक की लिस्ट आपके सामने है, आराम से देख सकते हैं। 8, 4 और 4 8 और 3 11, मतलब टोटल 11 बैंक है। एसबीआई अपना अलग कंडक्ट करता है, उसके लिए इसमें काउंटिंग नहीं होती है। एसबीआई इसमें काउंट नहीं। क्लियर है?
पोस्ट कौन सी है भैया? स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट कहलाती है। स्केल 1 में आपका सिलेक्शन होगा। बेसिक पे आपकी 48,480 रहेगी। इसके बाद 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट अगले 7 साल तक मिलेगा। आप 62,480 पहुंचेंगे। उसके बाद 2,340 रुपए का इंक्रीमेंट हर साल अगले 2 साल तक मिलेगा। आप 67,160 पहुंच जाएंगे। उसके बाद 2,680 रुपए का इंक्रीमेंट अगले 7 साल तक मिलेगा। आप 85,920 पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर यदि आप स्केल 1 में ही रहते हैं, कोई एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो भी आप रेगुलर इंक्रीमेंट लेकर 7 और 2 9 और 7 16 साल में 85,920 तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? बाकी सारे अलाउंसेज और परक्विसाइट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, जो कि पार्टिसिपेटिंग बैंक आपने आप में निर्धारित करता है, जो कि आईबी एक संस्था है, कॉमनली सभी बैंकों का निर्धारित कराती है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत दुविधा है लोगों के मन में, उसी को करने का प्रयास करते हैं। एलिजिबल कौन कौन लोग हैं भैया? उसके बारे में बात करी गई है, पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे कोई काम की जरूरत नहीं है हमारे, ठीक है। तो नेशनलिटी वगैरह की बात करते हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, नेपाल के हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, रिफ्यूजी हो सकते हैं, कुछ इन दोषों से आए हुए लोग भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एज पर। एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1 जुलाई 2026 को ये वाली डेट चाहिए, यानी मिनिमम 20 साल का अभ्यर्थी होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल का अभ्यर्थी होना चाहिए। ये यूआर कैंडिडेट के लिए है। ये यूआर कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई को मांगी गई है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है। 1 जुलाई 2026 को आपकी जो एज है वो मांगी गई है, और मिनिमम आपका 20 ईयर और मैक्सिमम आपका 30 ईयर हो सकता है। क्लियर है? तो डेट भी दी है, 2/7/1996 से लेके और 1/7/1996 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों ही डेटों को क्या कर दिया गया है? इंक्लूड कर दिया गया है, यानी इस दिन भी अगर पैदा हुआ है अभ्यर्थी तो भी वो एप्लीकेबल होगा, पात्र होगा इस पर्टिकुलर भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। आई होप क्लियर होगा। कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान है तो उस पर ध्यान रखेंगे। एससी को और एसटी को 3 साल 5 साल की छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन यदि कोई है तो उसको 5 साल की छूट है। नीचे एक बात और क्लियर की है इन्होंने, वो ये बात है कि यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो एज रिलेक्शन है क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात क्या हुई कहने की? कुल मिलाकर बात हुई, यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो ईएसएम भी है, तो ईएसएम के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, तो टोटल उसको कम्युलेटिव आधार पर 8 साल की छूट दी जाएगी। तो वो 38 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग अभ्यर्थी एक सर्विसमैन इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अपनी पात्रता चेक कर लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा, अगर आप 38 ईयर से नीचे हैं तो। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया भाई। आगे देखें। द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड एलिजिबल टू जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के लिए किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट सेम रहेगी उनके लिए। ठीक है? कह रहा है कि आईबीपीएस जो है सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट आपको कैंडिडेट को देना होगा इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एनी सर्टिफिकेट, जब भी आपको जरूरत मांगेगा आईबीपीएस मांगेगा आपको, जो भी कैंडिडेट है उनको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है? जैसे कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सेम है और ओबीसी के लिए भी, एससी एसटी के लिए भी, मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनका जो कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। क्लियर है? एक और चीज उन्होंने क्लियर की है कि जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको क्या करना चाहिए, वो सिविल पोस्ट में और सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब सेंट्रल वाला आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो चलेगा। स्टेट वाला कुछ स्टेट में बनाते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है। उसमें भी क्या होना चाहिए? आप नॉन क्रिमिलेयर होना चाहिए। और क्या बताया है? और इंपॉर्टेंट चीज बताया कि जो इश्यू होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2026 से लेके और डेट ऑफ इंटरव्यू तक इश्यू हो जाना चाहिए, टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू, मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ हो और जिस दिन तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उस तारीख तक ये मान्य होगा। तो इस तरह की हड़बड़ी में नहीं रहना है कि आपको क्रिशुअल डेट यानी 21 जुलाई से पहले ही बनवाना है। आप आराम से बनवा सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, और आपके इंटरव्यू लगभग 3-4 महीने का समय लगेगा, तो तब तक वो बन के आ जाएगा। आसानी से तसल्ली से आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, यदि 1 महीना भी पुरानी यानी 31 मार्च में भी आपका बना हुआ है तो भी वो मान्य नहीं होगा, आपको 1 अप्रैल के बाद का ही बनवाना। क्लियर है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कहा है? इन्होंने कहा है 26-27 के लिए वैलिड होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए, मतलब पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर पे ही ईडब्ल्यूएस की गणना की जाती है। तो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड रहते हुए 26-27 का ये ईडब्ल्यूएस का आपको जो सेक्शन है वो बनाना होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के केस में बहुत सारी चीजें बताई हुई है कि वो 1 साल तक अगर आप फॉर्म भरते हैं और अगले उसके 1 साल तक आपकी जो रिटायरमेंट डेट है वो है तो वो अप्लाई होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? कह रहा है कि देयर इज नो रिजर्वेशन, कुछ लोगों को डाउट रहता है, फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑफिसर कैडर, ऑफिसर कैडर में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है, हाँ उनको एज की छूट जरूर मिलती है। क्लियर है?
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, आप आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। जो जो चीजें आपको लागू हैं वो सारी इसमें बताई गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है इसमें। ज़्यादातर अभी पीडब्ल्यूडी की ही कंडीशंस चल रही हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है। ये कुछ कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको निर्धारित करती हैं। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल ऑफ 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें कंडीशन है, वो ईडब्ल्यूएस वालों को पता है कि किस तरह से काम करता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 21 जुलाई 2026 क्रूशल डेट याद रखिएगा। क्या कहा इसने कि जो 21 जुलाई तक आपके पास सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपके पास आ जानी चाहिए। यदि किसी का रिजल्ट पेंडिंग है तो भाई वो अनुभव के नाम पर भरना चाहता है फॉर्म तो भर दे, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसकी वो डिग्री मान्य नहीं होगी। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सभी के लिए अलग अलग है। हम सिर्फ राजभाषा अधिकारी की बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये रहा राजभाषा अधिकारी स्केल 1, मिनिमम 20 साल से लेके मैक्सिमम 30 साल तक। और अगर छूट की बात करें तो बहुत सारी एज की कैटेगरी में छूट भी दी गई है। तो भाई क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा, बहुत लोगों का डाउट आ रहा है, पता नहीं क्यों इतने डाउट आ जाते हैं। सिंपल चीज है, फिर भी समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है, समझिएगा। कह रहा है कि पीजी डिग्री होनी चाहिए, किसमें, हिंदी में, विद यानी एंड की बात हो रही है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप एमए हिंदी, सिर्फ और सिर्फ एमए हिंदी होने चाहिए, और इंग्लिश आपने एक सब्जेक्ट के रूप में किसी एक साल भी, किसी एक सेमेस्टर भी एज ए सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप पात्र हैं। फिर क्या है, और क्या कह रहा है, यदि ये नहीं है तो दूसरा क्या चीज हो सकती है, पीजी डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी दोनों एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। कह रहा है कि या तो आप एमए हिंदी हो और इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या फिर एमए संस्कृत हो, आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रेजुएशन में पढ़े। तो दोनों की पात्रता को ध्यान से समझिए। एमए हिंदी होने चाहिए, इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, चाहे कोई एक ईयर पढ़ाओ एक सेमेस्टर पढ़ाओ, तीनों साल पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे सर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश इस तरह लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा हुआ है, तो भैया स्किल्स वालों नहीं चलेंगे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी कई बैंक मान लेते हैं कई नहीं मानते हैं। तो बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता है, यदि प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा है तो बाकी कुछ भी लिखा है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिखा है, कम्युनिकेशन स्किल लिखा है, ये सब आपको बट बैंक टू बैंक डिफर करेगा। मेरे साथ के एक अभ्यर्थी हैं बेचारे, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल लिखा हुआ था, उन्होंने यूनिवर्सिटी से भी लिखवा के दे दिया थी कि हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको अंग्रेजी पढ़ाया है अभ्यर्थी को, लेकिन बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए चिंता की विषय है ये, यदि आप पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है तो आप जब तक सिलेक्शन होकर भर्ती नहीं हो जाते तब तक डाउट में ही रहेंगे, कोई क्लियर नहीं कर सकता। वहां बैठा हुआ अधिकारी के पास फुल पावर है, वो प्राधिकृत अथॉरिटी है, वो जो डिसीजन लेगा वो सर्वमान्य होगा। कुछ बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, तो ये टोटली आपकी किस्मत पर और उस समय बैठे हुए अधिकारी जो चेक कर रहा है उस पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन में तो मेंशन है कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो सब चीजें आपके उसी पर्टिकुलर अधिकारी के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। क्वालिफिकेशन में अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर यदि आप बिलोंग करते हैं आईटी ऑफिसर से को छोड़ करके बाकी किसी भी कैटेगरी, चाहे लॉ ऑफिसर हो चाहे मार्केटिंग ऑफिसर, सबके लिए क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लैंग्वेज, या फिर शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ध्यान से समझिएगा, एक कंप्यूटर के डिप्लोमे की आवश्यकता होगी यदि आप आईटी ऑफिसर को छोड़ के बाकी किसी पोस्ट के लिए, चूंकि हम राजभाषा अधिकारी के लिए कर रहे हैं तो हमें भी एक डिप्लोमे की आवश्यकता हो। इसमें एक छूट दी गई कि यदि आपने अपनी 10वीं में, 12वीं में, बीए में या फिर हायर एजुकेशन में कहीं भी कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं। अच्छा, डिप्लोमा सरकारी संस्था का चाहिए, प्राइवेट का चाहिए, कैसा चाहिए, कोई भी चल जाएगा, किस ड्यूरेशन का चाहिए, किसी भी ड्यूरेशन का चल जाएगा। मिनिमम 6 महीने के होते ही हैं। तो ऐसा तो है नहीं 2 दिन का कोई डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, तो 6 महीने के डिप्लोमे सब मान्य होंगे। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, इसमें बताया गया, क्लियर है। इसके बाद इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 21 जुलाई 2026 तक सारे के सारे रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए। कोई भी अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, भरना चाहता है तो अपने रिस्क पे भरेगा, क्लियर है। ये बात प्रॉपर डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बतानी होगी इंटरव्यू के टाइम पे कि मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट 21 जुलाई 2026 से पहले के बने हुए होने हैं। ये आपने इस लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया। परसेंटेज की बात करिए, वैसे तो परसेंटेज की दिक्कत है नहीं, 59.99% को भी ये 59 ही मानते हैं, उसे राउंड फिगर करके 60 में नहीं पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, 54.99 भी 54 ही माना जाएगा। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन भेज सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका खामियाजा मैं भुगत चुका हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। 175 रुपये आपकी फीस है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रुपये फीस रखी गई है अ, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 850 रुपये फीस है आपकी बाकी सभी कैटेगरी के लिए, और 175 फीस है SC ST और PWD के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी छूट है, स्पेशल छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि पेपर पैटर्न बदल गया है, हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम ये IT और इन सब के लिए हमारा कहाँ है, हमारा यहाँ है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। यानी लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो एक जैसा ही देखने को मिलेगा, एक तरह का ही पेपर पैटर्न है। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ आपको अच्छे से दिखेगा। कह रहा है कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेक्शन आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 25 ही मार्क्स के। बहुत बढ़िया जी। लैंग्वेज क्या होगी इसकी, इंग्लिश सेक्शन है तो इंग्लिश ही लैंग्वेज मानी जाएगी। 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपको समझना क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कॉम्प्रिहेंशन, बैंक जो है कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा जोर देता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब होगा, अगर 4 क्वेश्चन एक में देता है तो 3 कॉम्प्रिहेंशन, और अगर 5 क्वेश्चन एक में देता है तो 15 मान के आप चलेंगे, या 4 ही मान के मुझे चल रहा है, 5 देता है तो 2 ही कॉम्प्रिहेंशन देगा। तो 10 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिलेंगे। बाकी चीजों में क्या क्या आता है जी, बाकी चीजों में आपका स्टार्टर एंड कनेक्टर्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ग्रामर के कुछ रूल हो जाते हैं, उसमें ही आपकी वोकेबलरी के भी कुछ रूल्स या वोकेबलरी के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको ध्यान रखना है, मैं आपको लिख भी देता हूं। इंग्लिश में आपको देखो सबसे पहले तो मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन, मुझे लगता है 10 नंबर का रहेगा ही रहेगा। फिर आता है वोकेब, मुझे लगता है 5 नंबर का रहेगा ही रहेगा। फिर आता है कॉमन एरर्स, ये भी मुझे लगता है 5 नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो 5 5 10 और 10 20, बचे 5 नंबर। इसमें आप मिसलिनियस मान लीजिए, मिसलिनियस में आपके स्टार्टर एंड कनेक्टर्स आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इंग्लिश सेक्शन आपका इस तरह का रहने वाला है कि 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। अगला क्या है जी, अगला सेक्शन आपको रीजनिंग दे दिया गया है, पहले भी था अभी भी है। 25 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और 25 ही मार्क्स के दिए गए हैं। पिछली बार ये 50 मार्क्स के थे और 50 ही क्वेश्चन थे। तो पिछली बार इंग्लिश 25 मार्क्स की थी लेकिन 50 क्वेश्चन थी। अब उसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, सीधा चलते हैं। 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, दोनों भाषाओं में आपको पेपर देखने को मिलेगा। 20 मिनट्स दिए गए हैं। रीजनिंग में क्या बात पे फोकस रहता है, रीजनिंग में बैंक जो है पजल पे फोकस करता है। मुझे ऐसा लगता है 25 में 3 पजल आपको अवश्य देखने को मिलेगी, 3 नहीं मिलती है तो 2 तो होंगी ही होंगी। तो 2 पजल अगर देखने को मिलती हैं तो 10 नंबर वहां से आपके हो जाएंगे। बाकी चीजें आपकी सिलोडिज्म पे, इनइक्वालिटी पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगी। तो ये 2 3 चैप्टर जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे। वीडियोस भी, सोर्सेज के बारे में भी मैं लास्ट में बात करूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पजल पे ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी पे ध्यान रखना है, सिलोडिज्म पे ध्यान रखना है, मशीन इनपुट आउटपुट पे ध्यान रखना है, कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान रखना है, ब्लड रिलेशन पे ध्यान रखना है। ये फेवरेट चैप्टर है किसके, बैंकिंग सेक्टर के, यानी IBPS के। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला देखेंगे, जनरल अवेयरनेस पहले भी थी और अब भी है। पिछली बार क्या थी, ये 50 नंबर की थी, इस बार 25 की कर दी गई है, 25 ही क्वेश्चन कर दिए गए हैं। इंग्लिश एंड हिंदी है, 20 मिनट्स के लिए आपको टाइम दिया गया है। इसमें आपको कैसे करना है, 6 महीने के करंट अफेयर्स, वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ज्यादातर फोकस्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 70 से 80% बैंकिंग रिलेटेड। तो आपको कहाँ से फॉलो करना चाहिए, रेगुलरली आप वीडियोस देखिए, करंट अफेयर के बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। मैं सोर्स में लास्ट में किसको रिकमेंड करूंगा वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आपकी बात जो ऐड कर दिया गया है, क्यों, चूंकि आप अनुवादक बनने जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज तो होना ही चाहिए। 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कितना बढ़िया आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेरिट को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी जांच होगी कि आप वास्तव में अनुवादक बनने, राजभाषा अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं। क्लियर है इतनी बात, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो चीजें आपके बस में थी वो आपने क्लियर की। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या आता है जी, प्रोफेशनल नॉलेज में ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक तो सबसे पहले दोनों भाषाओं की ग्रामर आ सकती है, उसके बाद राजभाषा नियम आ सकते हैं, उसके बाद वन लाइन एंड ट्रांसलेशन वगैरह आ सकता है, ट्रांसलेशन। उसके बाद ग्रामर में ही कॉमन एरर्स आ जाएंगे, उसके बाद शब्दावली आ सकती है, दोनों भाषाओं की, अंग्रेजी और हिंदी, शब्दावली आ सकती है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस पे भी छोड़ दीजिए, मिसलिनियस में आपके क्लोज टेस्ट आ सकते हैं, PQR आ सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है, और दोनों ही भाषाओं की। और वर्तनी की अशुद्धि
चलिए, हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें क्या-क्या आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर आ सकती है, राजभाषा के नियम अधिनियम आ सकते हैं, ट्रांसलेशन आ सकती है, शब्दावली आ सकती है और कुछ पार्ट मिसलेनियस पे भी आप छोड़ दीजिए। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 125 मार्क्स का होगा और आपको 80 मिनट्स का समय दिया जाएगा। आपकी जो मेरिट है वो 125 में से बनाई जाएगी। एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इंडिविजुअली आपको हर एक टेस्ट यानी चारों के चारों टेस्ट में इंडिविजुअली क्वालीफाई करना होगा मिनिमम कट ऑफ को। उसके बाद ही जो नंबर एग्रीगेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको ईच कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा जो कि आईबीपीएस निर्धारित करेगा कि वो मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर मिलाकर जिस्ट क्या निकला? जिस्ट ये निकला कि 125 मार्क्स में से आपको एक मेरिट बनाई जाएगी और उसमें इंडिविजुअल की भी मेरिट होगी, हर एक सेक्शन की भी मेरिट होगी और उसी में मेरिट के आधार पर आपका मेंस परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। आगे चलते हैं मेंस परीक्षा के बारे में। मेंस परीक्षा ये है राजभाषा अधिकारी से रिलेटेड। तो राजभाषा अधिकारी में आपको देखने को मिलेगा जो मेंस परीक्षा है इसमें पूरा का पूरा बदलाव देखने को मिला है। देखिएगा, इंग्लिश सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्होंने कर दी गई है। उसमें आपको देखने को मिल रहा है कितने का, 50 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के हैं। जी हाँ, वेटेज बढ़ा दिया है। इंग्लिश और हिंदी इसमें मिलेगा। 45 मिनट्स के लिए आपको समय दिया जाएगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के लिए होंगे और 125 मिनट्स मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज अलग से है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। दो क्वेश्चन होंगे यानी अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा। ट्रांसलेशन करके आपको मन में करना है और कंप्यूटर पर टाइप करना है। तो ये आपको 25 मार्क्स का दिया गया है। तो एक जो है वो 12.5 का मान सकते हैं। तो 12.5 नंबर की एक ट्रांसलेशन, 12.5 की दूसरी ट्रांसलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। समय थोड़ा कम नजर आता है क्योंकि पैसे थोड़े से बड़े देता है आईबीपीएस। तो अपनी स्पीड उस हिसाब से मेंटेन करिएगा। एक्यूरेसी को थोड़ा सा साइड किया जा सकता है लेकिन छोड़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। अब समस्या ये आएगी लोगों के मन में कि पहले तो देखते हैं कि ऑनलाइन में मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें मेरिट का निर्धारण कैसे होगा। तो ये दिया गया है नीचे, इन द मेन एग्जामिनेशन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब आपके जो ऊपर सेक्शन दिए गए हैं ये चारों सेक्शन, ये तीन सेक्शन इनमें से क्या होंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। वो उसका मेरिट में निर्धारण शामिल नहीं होगा। तो फिर मेरिट में किस बात से बनाई जाएगी? तो मेरिट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट स्कोर इन टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज ओनली। मतलब आपकी जो मेरिट का निर्माण होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है और 25 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप है। टोटल जो मेरिट बनेगी वो 125 मार्क्स में से ही बनेगी और उसी में से ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए एक मेरिट का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना। आई होप अब मेंस परीक्षा को लेकर आपका जो डाउट था वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टाइमिंग का इशू क्या है भाई? इंग्लिश सेक्शन के लिए 25 मिनट है, रीजनिंग के लिए 35 मिनट है, जनरल नॉलेज के लिए 20 मिनट है और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 45 मिनट्स आपको दिए गए हैं। उसके अलावा ट्रांसलेशन करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया गया है। तो ये सारी चीजें मेंस परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएंगी। एक दिक्कत और आएगी लोगों को अभी कि सर टाइपिंग का क्या करें? देखिए, टाइपिंग अंग्रेजी की लगभग आती ही होगी सबको। अंग्रेजी की टाइपिंग छोड़ करके उसका प्रैक्टिस करते रहिए। अंग्रेजी को छोड़ करके अगर आप हिंदी की शुरू करते हैं आज से ही और लगभग 3 महीने का समय आपको मिल ही रहा है, तो 3 महीने में आप निश्चित रूप से इतना लेवल जरूर पहुंचा सकते हैं अपने टाइपिंग का कि आप अपने पैसेज को समझ करके और आसानी से उसको पार कर पाए। तो भैया आज से ही टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा अगर आप पहले कभी हिंदी टाइपिंग नहीं की है तो। दूसरा दिक्कत या प्रश्न आ सकता है आप लोगों का कि सर फॉन्ट क्या होगा? तो फॉन्ट के बारे में आपको बता दूं कि फॉन्ट आपको रेमिंगटन भी, मंगल भी और पृथ्वीदेव भी, दोनों तीनों फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर में अटेंडेंट रहते हैं, उन्हें आप फ़ॉन्ट बताएँगे, वो वैसा ही फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करके आपकी स्क्रीन पर दे देंगे, आप उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो दोनों तरह के फ़ॉन्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं भई। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया है कि क्या-क्या आपको चाहिएगा कि भई कॉल लेटर चाहिए होगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिएगा जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग के लिए बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। कट ऑफ स्कोर क्या होगा? कट ऑफ स्कोर ईच टेस्ट में आपको क्वालीफाई करना होगा और हाई स्कोर करना होगा प्रोफेशनल नॉलेज में, तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो ध्यान रखना है, सारे के सारे सेक्शन इंडिविजुअल क्वालीफाई करने हैं, हाई स्कोर करना है प्रोफेशनल नॉलेज में, तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे। स्कोर क्या है? करेक्टेड स्कोर क्या है? अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो वही इक्विटाइम परसेंटाइल पता नहीं कौन सा मेथड लगाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसओ में एक ही दिन में हो जाता है। 2 डेसिमल पॉइंट तक जो स्कोर निकाले जाते हैं वो आपने देख लिया होगा, जिसका पहले देखा है। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे देश में बनाए जाते हैं।
उसके बाद कहता है कि इंटरव्यू जो होंगे वो आपके हर स्टेट, यूटी और रीजन के नोडल बैंक्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसका उदाहरण ये हुआ, सिंपल भाषा में समझिएगा, यदि आपने यूपी से प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन दिया है तो आपका इंटरव्यू लखनऊ होने के चांस है। क्यों? क्योंकि यूपी की जो राजधानी है, जो नोडल ऑफिस है, वो लखनऊ में बनाया हुआ है और वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा को कंडक्ट करता है। तो हर एक पार्टिसिपेटिंग बैंक कहीं ना कहीं लीडर है और वहां पर उस लीडर बैंक के द्वारा ही वो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं और वो आईबीपीएस को भेजता है। आईबीपीएस मेंस के साथ उसके मार्क्स को जोड़ करके कैलकुलेट करके फाइनल मेरिट बना देता है। उसके बाद कहा है कि इंटरव्यू में 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो 40% मार्क्स हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। यदि आप इससे नीचे लाते हैं तो आप इंटरव्यू में फेल माने जाएंगे। तो ऑनलाइन जो वेटेज है फाइनल मेरिट का, वो 80 और 20 के हिसाब से बांटा गया है। मेन एग्जामिनेशन जो 125 का होगा उसको 80 बना दिया गया है और जो इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा उसको 20 बना दिया गया है। इस प्रकार से आपको फाइनल मेरिट टोटल 100 में से देखने को मिलेगी। 125 का 80 बनेगा ये, 100 का 20 बनेगा ये। क्लियर है? इस बात से आपको किस तरह से कैलकुलेशन होगा इंटरव्यू जब देके आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। आप देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए करना एलिजिबल नहीं होगा, अलाउ नहीं किया जाएगा यदि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट उसने इंटरव्यू के दिन प्रोड्यूस नहीं किए और वो 21 जुलाई से पहले वाले नहीं हुए, तो ये बात इन्होंने बता दी है। ठीक है भाई। उसके बाद वैकेंसी 27-28 के लिए क्लियर कर ही दिया है। फरवरी से आपका अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा और आप अपनी नौकरी सिक्योर करके सैलरी पाना शुरू कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक रिजर्व लिस्ट भी आएगी 20% वैकेंसी की लगभग की। जितनी वैकेंसी है उसका 20% एक रिजर्व लिस्ट के रूप में भी रखा जाएगा, ताकि लोग जो छोड़ देते हैं या फिर ज्वाइन ही नहीं करते हैं उनको वो मौका दिया जा सके। ये बैंक में अच्छी बात है। और देखते हैं कुछ काम की चीजें, तो ये है भैया। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है जैसे ही आएगा उसका कोलेटर के साथ एक इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी आएगा। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का डेमो या मॉक टेस्ट दिया हुआ होता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी जांचने के लिए भी और किस तरह का पेपर पैटर्न रहने वाला है उसको देखने के लिए भी। तो उसी के साथ इस इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में वो मॉक टाइप भी दिया हुआ होता है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। आप कहते हैं कि आप अप्लाई कैसे करना है, कि वेबसाइट इस पे जाना है, वहां पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीआरपी एसओ XVI मतलब 16th, वहां पे क्लिक करेंगे तो आगे की विंडो खुल जाएगी। ये चीजें जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होंगे। इनका जरूर ध्यान रखिएगा, पहले से ही अपने फोन में फोटो खींच के रखिएगा। इनका साइज भी प्रॉपर दिया गया है। डिजी लॉकर से अगर इंटीग्रेटेड है आपका अकाउंट तो वहां से भी आप अपने आधार को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह को उठवा के वहां से मैच करा सकते हैं। वहां से आप इसका जो है फायदा ले सकते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, जो भी आप फी पेमेंट करेंगे उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा। इस बात में मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ, ये इंटरव्यू के साथ साथ डीवी के टाइम पे भी पूछ लिया जाता है कि आपकी फी रिसिप्ट की होगी उसका पीडीएफ दीजिए, आपने फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका पीडीएफ दीजिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका जनरेट होगा वो जरूर अपने पास सेव रखिएगा दोस्तों, पीडीएफ के फॉर्म में। आपका प्री का, मेंस का, इंटरव्यू के सबके कॉल लेटर, सबकी ई रिसिप्ट वगैरह सब चीजें आपके पास संभाल के रखी होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो कम से कम। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी दीजिएगा जो परमानेंट रखनी हो, आपको जॉब करें तो आपके परमानेंट बदलने की जरूरत ना पड़े। आगे देखते हैं कुछ काम की चीज हो तो। मैंने सारी चीजें हाईलाइट कर ली हैं जो आपकी काम की चीजें हैं, बाकी मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट वगैरह ही आएंगे और वैकेंसी की बात आएगी अगर आएगी तो। देख लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, वैकेंसी की बात आ गई। एग्रीकल्चर एएफओ के लिए है, ये उसके लिए होगी, आईटी के लिए हो गई, लॉ के लिए हो गई, ये हमारी राज मार्केटिंग के लिए होगी और ये है राजभाषा अधिकारी के लिए। ये मैंने बताई दिया आपको। इस बार पहली बार जो है आपको 89 वैकेंसी एक साथ देखने को मिल रही है, कम ही देखने को मिलती है और ये 3-4 बैंकों ने रिपोर्ट भी नहीं की है। तो आपको ध्यान रखना है कि एससी की 11 वैकेंसी है, उसके बाद एसटी की 6 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 21 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 हैं, जनरल की 43 हैं, टोटल 89 वैकेंसी हैं। उनमें से एक पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर आपको सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर इन तीन बैंकों ने भी 5-5 भी रिपोर्ट कर दी तो ये संख्या 100 के आसपास पहुंच जाएगी या 100 क्रॉस भी कर देगी। तो तैयार हो जाइए, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। पिछली बार 87 वैकेंसी थी, उतने के लिए भर्ती किया गया, लेकिन अगर ये 3-4 बैंक और रिपोर्ट कर देते हैं तो ये संख्या 100 तक जरूर पहुंचेगी। तो वैकेंसी देख लीजिएगा कौन से बैंक में आपको अप्लाई करना है, उस हिसाब का भी ध्यान रखेंगे। सभी के हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, उस हिसाब से अपना एरिया कहाँ रहेगा उस हिसाब से अप्लाई करिएगा, उस हिसाब से सीनियोरिटी दीजिएगा। बाकी फॉर्म भरने का तरीका समझाया गया है, नोटिफिकेशन में अच्छे से देख के ही फॉर्म भरिएगा। जो चीजें जरूरी हैं, ये कुछ सर्टिफिकेट दिए उन्होंने कि फॉर्मेट ये होना चाहिए, एससी वालों का ये है, उसके बाद ओबीसी वालों का ये है, ईडब्ल्यूएस वालों का ये है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाले का ये है। तो इन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही बनवाना है, ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है। तो अब हम लिए चलते हैं आपको कहाँ, अपनी उस स्क्रीन पर जहां से हम आपको बहुत अच्छे से और बता पाएंगे क्या चीज आपको कवर करनी है। तो ये था आईबीपीएस एसओ 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डी कोडिंग, मतलब हर एक चीज सिंपल भाषा में समझा देना। एक बार समराइज कर देता हूं।
देखिए आईबीपीएस एसओ 2026 आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला 16th एडिशन है, यानी इसको बोलते हैं आईबीपीएस एसओ एक्सवीआई, ये इसका कोड है। क्लियर है? सीआरपी एक्सवीआई, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फॉर्म कब से कब तक? 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। एज क्राइटेरिया क्या है? 20 से 30 साल। छूट क्या है? ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। कम्युलेटिव आधार पर दी जाएगी, यानी ओबीसी है, ईएसएम है, दोनों को जोड़ दो, 8 साल की छूट उसको मिल जाएगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एमए इन हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। किसी एक साल हो, किसी एक सेमेस्टर हो, तीनों साल हो, ऐसा मेंशन नहीं है। कोशिश करिए तीनों साल हो तो बहुत बढ़िया है, किसी एक साल भी पढ़ा है तो जरूर भरिए। एमए संस्कृत से किया है तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। सेम इसके लिए भी लागू है कि 1 साल पढ़ा है कि तीनों साल पढ़ा है, उसका कंडीशन मेंशन नहीं किया है, लेकिन तीनों साल पढ़ा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या कोई ट्रांसलेशन डिप्लोमे की अनुभव की आवश्यकता है? जी नहीं, किसी डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। किसी कंप्यूटर डिप्लोमे की आवश्यकता है? जी हाँ, कंप्यूटर डिप्लोमे की आवश्यकता है, लेकिन यदि आपने किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे 10वीं 12वीं बीए और एमए में कहीं भी कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो फिर डिप्लोमे की भी आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से पात्र हैं, निश्चित रूप से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की बात। बहुत अच्छे से डिकोड कर दिया है आपके लिए कि प्री आपका एग्जाम होगा 125 मार्क्स का, जिसमें इस इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी, प्रोफेशनल नॉलेज भी देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल नॉलेज में शब्दावली आएगी, ट्रांसलेशन आएगी, राजभाषा नियम अधिनियम आएंगे, वोकेबलरी आई गई, और ग्रामर के कुछ रूल्स आ सकते हैं, पैसेज बेस्ड कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। 125 में इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना है और ओवरऑल मेरिट में भी आना है। फिर मेंस परीक्षा में आपको सारे के सारे सेक्शन दोबारा कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार क्या किया गया है, मेरिट सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज से बनाई गई है। तो 125 मार्क्स की प्रोफेशनल नॉलेज है, जिसमें 2 ट्रांसलेशन भी शामिल है। तो इस प्रकार से आपका मेरिट का निर्माण होगा। फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, आपको बैंकिंग की कैसी जानकारी है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपको अंग्रेजी का कितना नॉलेज है, आपको डीप नॉलेज कितना है, सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, आपने एमए में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी नॉलेज कैसी है, आप व्यवहार कैसा करते हैं, टेंशन वाली सिचुएशन में आप किस तरह का बिहेव करेंगे। इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन देकर आपको जांचा जाता है और फिर फाइनल मेरिट बना दी जाती है 80 और 20 के रेशियो में, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जुड़ करके। आपका फाइनल अलॉटमेंट जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। फरवरी मार्च में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और एक बढ़िया राजभाषा अधिकारी पोस्ट पर चुने जा सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़े सोर्सेज की, कहाँ कहाँ से आपको कवर करना चाहिए। देखिए अंग्रेजी सेक्शन आपको कवर करना है तो हम रोजगार विद अंकित पर पढ़ा रहे हैं, वहां पर स्टैनो चैनल पर जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें राजभाषा सारथी सीरीज चल रही है। रोजगार सूत्रा हमारा खुद का चैनल है, आप उस पर जाकर पढ़ा सकते देख सकते हैं, कुछ लगातार अंतराल पर वहां पर वीडियोस आती रहती हैं। उसके अलावा ट्रांसलेशन पैसेज की बात करते हैं तो पिछले 1 साल से मैं जितने भी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ वहां पर आपको ट्रांसलेशन पैसेज देखने को मिल जाएगा। वो सारी की सारी चीजें वहां से आप कवर कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की बेसिक्स आपको कई बार ऑडियो के माध्यम से मैंने समझाई हुई है। उसके अलावा बात करेंगे, अगर आप कहीं सारे सोर्सेज एक साथ ही चाहते हैं कि भाई कहीं पहले से रेडीमेड मिल जाए, तो आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग की अंग्रेजी के लिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बैंकिंग में उनका डेली एडिटोरियल सेशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी बहुत अच्छा करा देंगे, बीच बीच में आपको ग्रामर के पार्ट समझाती रहती हैं, तो वो आप वहां से कवर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए बैंकिंग सेक्टर की आशीष गौतम जी हैं, अड्डा 24/7 की, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, डेली जुड़ सकते हैं आप, उनको पीडीएफ पढ़ सकते हैं उनकी, और रिवाइज करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा है रीजनिंग, अंकुश लांबा सर हैं यूट्यूब पर, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके जो बैंकिंग से रिलेटेड एसओ में आने वाले पर्टिकुलरली टॉपिक हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत बात बातों में आपको सिखा देंगे। आप वहां से आप पहले से अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर हम आज से वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो समय लग जाएगा, उतना समय है नहीं आपके पास, तो आप वहां से कर सकते हैं। आगे से हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए इस चैनल पर भी शुरू कर दिया जाए, जो भी गाइडेंस होगा हमारी तरफ से वो करेंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट हो गए। प्रोफेशनल नॉलेज पे आते हैं। देखिए ग्रामर हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की, वो आपको स्वयं करनी होगी, कहीं से भी कर लीजिए। ट्रांसलेशन वन लाइनर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, वहां से एक आइडिया ले सकते हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ही राजभाषा नियम अधिनियम सारे रेडीमेड पड़े हुए हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। मिसलिनियस का जो पार्ट है, वो सारी चीजें आपको स्वयं जो चीजें हैं कवर करनी होंगी, चाहे उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हूँ। शब्दावली के लिए आप आरबीआई की ग्लोसरी आती है, उसका पालन कर सकते हैं। डेली 10 से 15 पेज पढ़िए और आपको आसानी से वो कवर हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे लेकर मत पढ़िएगा कि रटना है मुझे, आराम से आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए चीजें। कुछ दिनों में आपको हैबिचुअल हो जाएगा और आपके माइंड को वो रट जाएगा कि हाँ मेरे सामने से गुजरा है तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट के थ्रू कर पाऊंगा।
बाकी इस तरह से आप सारी चीज़ें धीरे-धीरे लेके कवर करेंगे तो आसानी से कर पाएँगे। टाइपिंग आज ही से शुरू कर दीजिएगा, अनुवाद मन में करने की प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिएगा। अभी से ही अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग करिए और मन में अनुवाद करके पहले कागज़ पे लिख के बाद में टाइप करेंगे, तो बहुत गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी से शुरू करिए कि मैं आज से शुरू करता हूँ और सीधा टाइप करूँगा। समय लगने दीजिए, 1 घंटा भी लगता है ना अगर 10 लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में मुझे आधा-आधा घंटा लगता था एक ट्रांसलेशन में, बाद में 10-10 15 मिनट में खत्म किया है और मैं रेगुलरली फॉलो किया है। आप जो आदमी निरंतर अभ्यास करते हैं ना, उनमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता है। ये बात आप उन सभी ग्रुपों से जुड़कर भी पूछ सकते हैं। मैं रेगुलरली जहाँ ट्रांसलेशन पैसेज भेजता हूँ। जो लोग 6 महीने पहले थे, आज उन्हें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिला होगा। कुछ लोग तो मुझे मैं चेक भी नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मुझे रेगुलरली मैसेज करके पैसेज का ट्रांसलेशन भेजते हैं और मैं नज़र मारता हूँ कभी-कभी तो देखता हूँ कि हाँ, उनमें निरंतरता है और वो एक दिन सफल ज़रूर होंगे। उनको ईश्वर अपनी असीम अनुकंपा से ज़रूर नवाज़ेंगे और वो राजभाषा अधिकारी, चाहे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो भी बनना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में ज़रूर बनेंगे। आशा करता हूँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डीपली समझा पाया हूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारा कंटेंट पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिएगा। बार-बार इन सब चीज़ों को बताने से मेरे को भी ज़्यादा वो नहीं होता है, पूरी वीडियो के दौरान आपने देखा होगा मैं बता नहीं पाया हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहती हैं। बाकी बाकी लोगों के साथ भी आप साझा कर सकते हैं यदि आपके प्रिय मित्र कोई तैयारी करना चाहते हैं तो। और ज़रूरी नहीं है ट्रांसलेशन ही, हम रोज़गार से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पर शेयर करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। आप एक्स सर्विसमैन हैं, फॉलो कर सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं, ट्रांसलेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं। ईश्वर की असीम कृपा से हमने सभी एग्जाम्स को हर एक फील्ड में एक-एक बार क्वालीफाई कर लिया है, तो सभी की बेसिक नॉलेज रखते हैं। आपको मार्गदर्शन ज़रूर अच्छा करेंगे। वो मार्गदर्शन अच्छा कर पाता है इंसान जिसने पहले से वो एग्जाम दिया हो, पहले से क्वालीफाई कर रखा हो या फिर कम से कम असफलता तो उसके हाथ लगी ही हो, तो उसे पैटर्न वगैरह की तो अच्छी से जानकारी रहती है। तो निश्चित रूप से आप इसका फायदा उठाइएगा और जुड़े रहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी कोई कमेंट ऐसा रह जाता है, कोई बात ऐसी रह जाती है जो छूट गई हो, वो आप कमेंट के माध्यम से अभी भी पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।